चलिए दोस्तों, साइकेट्रिक शुरू करते हैं। और हम ये सोचते हैं कि साइकेट्रिक में जितना भी निमोनिक्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा निमोनिक्स और ट्रिक्स और फोटो की माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकें, ठीक है, जो कि नीट पीजी और एफएमजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, सोमैटोफॉर्म एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। सोमैटोफॉर्म या रिलेटेड डिसऑर्डर्स का सिंपली मतलब है कि पेशेंट्स को कोई भी ऑर्गेनिक बेसिस और पैथोलॉजी नहीं होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक बेसिस ऑफ डिजीज़ या कोई भी पैथोलॉजिकल कॉज नहीं होता है, फिर भी वो डॉक्टर का चक्कर लगाता रहता है, डॉक्टर को परेशान करता है कि हमको ये सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स है, ठीक है। और तो सबसे पहले उसमें देखते हैं सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर, जिसको अब बॉडली डिस्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर हुआ, दूसरा है हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, इट इज़ नोन एज इलनेस एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, ठीक है, और एक तो कन्वर्जन है। तो देखते हैं सबसे पहले सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर्स, ठीक है, या बॉडली डिस्ट्रेस डिसऑर्डर। ये क्या होता है? तो ये पर्सन है, ये गाय है, डॉक्टर साहब के पास गया, इसका समय ही खोटा करना गया, ठीक है। डॉक्टर साहब का क्या बोलता है कि मल्टीपल सिम्टम्स लेके गया, जिसमें से एक सीएनएस होगा, ठीक है, 2 जीआईटी होगा, और 2 जीआईटी का सिम्टम्स होगा, जैसे कि पेट दर्द है, इंडाइजेशन है, डायरिया है, या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होगा। तो सिम्टम्स लेके गया, डॉक्टर साहब बोले कि अरे भैया नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है, ऑल इन्वेस्टिगेशन या नॉर्मल। तो इससे ये सहमत नहीं हुआ, बोला कि हम डॉक्टर को चेंज करेंगे, नया इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, फिर मल्टीपल कंसल्टेशन लेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। मल्टीपल सोमैटिक सिम्टम्स, ठीक है, मल्टीपल सिम्टम्स होगा, अलग अलग सिस्टम्स का सिम्टम्स होगा, दूसरा इसमें नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन आएगा, और तीसरा ये मल्टीपल कंसल्टेशन लेगा, इसको कोई संतुष्टि सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो ये क्या है? सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर, ठीक है। प्री ऑक्यूपाइड विथ सिम्टम्स, दिस गाय हैज़ प्री ऑक्यूपाइड विथ सिम्टम्स। सिम्टम्स का इसके पास कोई कमी नहीं है, ठीक है, प्री ऑक्यूपाइड विथ सिम्टम्स, और ना सिम्टम्स का कमी है और नहीं, और इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल हो जाने के बाद भी वो कंसल्टेशन लेता रहता है। तो इट इज ए सोमैटिक सिम्टम्स। दूसरा है हाइपोकॉन्ड्रियासिस या इलनेस एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो इसमें ये प्रीऑक्यूपाइड विथ सिम्टम्स था, और हाइपोकॉन्ड्रियासिस में प्रीऑक्यूपाइड विथ इलनेस है। मतलब क्या होता है, देखते हैं। कॉन्स्टेंट प्रीऑक्यूपेशन ऑफ बिकमिंग इल फॉर ग्रेटर देन 6 मंथ। इसमें क्या होता है, देखते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाता है ये गाय, हाइपोकॉन्ड्रियासिस वाला गाय, इसको खांसी है, कफ है, तो डॉक्टर साहब के पास जाता है और बोलता है सर हमको कहीं कैंसर, लंग कैंसर तो नहीं हो गया? तो इट इज़ ए प्रीऑक्यूपाइड विथ इलनेस, प्रीऑक्यूपाइड विथ सीरियस इलनेस, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, मतलब इसको भयानक बीमारी का ही डायग्नोसिस लगता है, प्रीऑक्यूपाइड विथ सीरियस इलनेस। और सोमैटिफॉर्म डिसऑर्डर वाला था प्रीऑक्यूपाइड विथ सिम्टम्स। तो डॉक्टर साहब का माथा ठनक गया, ठीक है। इलनेस आइदर, अच्छा, इसमें सिम्टम्स माइल्ड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हल्का फुल्का खांसी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसको शक है कि कहीं लंग कैंसर नहीं है। जैसे कि कोई जीआईटी का प्रॉब्लम है तो क्या शक करेगा कि कहीं कॉलन कैंसर नहीं है, ठीक है। बॉवेल हैबिट है, डिस्टर्ब हो गया तो क्या कॉलन कैंसर नहीं है। और तीसरा है कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन्स में याद रखिए न्यूरोलॉजिकल पेन होगा, कन्वर्जन्स में न्यूरोलॉजिकल पेन होगा, ग्रेटर देन 1 न्यूरोलॉजिकल पेन होगा, या तो मोटर होगा या सेंसरी होगा, ठीक है। मोटर क्या हो सकता है, चलिए, मोटर क्या होता है, हो सकता है पैरालिसिस है, सूडो पैरालिसिस है, ठीक है, सूडो पैरालिसिस, क्योंकि इसमें भी पैथोलॉजिकल कारण तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, जो भी होता है वो मतलब वहम होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो कन्वर्जेंट डिसऑर्डर्स इज नॉन एज, अब इसे फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डिसऑर्डर्स तो आप जान ही सकते हैं, फंक्शन मतलब यूँ ही, विदाउट ऑर्गेनिक, नो पैथोलॉजी, नो ऑर्गेनिक कॉज, ठीक है, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डिसऑर्डर। तो कन्वर्जेंट डिसऑर्डर में यूजुअली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होगा, मतलब 2 मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा है, बच्चे आए तो बच्ची जो है, छोटे से किड बोली अचानक हमको दिखना बंद हो गया, अचानक वो ब्लाइंड हो गई। तो ये सब यूजुअली फीमेल में होता है, ठीक है, यूजुअली फीमेल में होता है। तो इसमें यूजुअली कन्वर्जेंट डिसऑर्डर्स में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स होगा। हेमी एनेस्थेशिया, ये वाला टर्म तो मेडिकल साइंस संभव नहीं है कि पूरा ही आधा शरीर एनेस्थेशिया, एक तरफ का सेंसरी लॉस हो जाए। दूसरा है ब्लाइंडनेस। और मोटर सिम्टम्स में स्यूडो सीजर होगा या स्यूडो पैरालिसिस होगा। स्यूडो सीजर कम से कम हाफ आवर तक होता रहता है, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। मैं चलिए ये देखते हैं कि कन्वर्जेंट डिसऑर्डर्स में देखिए मम्मी पापा लड़ रहे हैं, और इधर छोटी सी किड है, वो बोली क्या अचानक हमको दिखना बंद हो गया, आई एम ब्लाइंड हो गया, ठीक है। तो ये फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डिसऑर्डर है, यूजुअली फीमेल में होता है। चलिए दोस्तों, कन्वर्जेंट डिसऑर्डर्स में एक और है ला बेला इंडिफरेंस। मतलब इनडिफरेंस मतलब हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कन्वर्जेंट डिसऑर्डर्स में है। मतलब ये सीरियस
इलनेस होने के बावजूद वो ध्यान नहीं देता है, ठीक है। केयरलेस एटीट्यूड है, मतलब सीरियस इल है, लेकिन जैसे आनंद का राजेश खन्ना देख लीजिए, ठीक है, तो वो तो अलग ढंग का है। तो केयरलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स सीरियस इलनेस, इसको कैसे हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस का जस्ट इसको कर सकते हैं, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, वैसा कुछ है नहीं। लेबेला इंडिफरेंस, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कितना भी सीरियस इलनेस हो। और हाइपोकॉन्ड्रियासिस में हल्का सा कफ होता है, हल्का सा खांसी होता है, उसको लंग कैंसर का इलनेस, लंग कैंसर पता करता है कि लंग कैंसर ही हो गया, ठीक है। और लैब इंडिफरेंस में एक इवन सीरियस इलनेस होने के बावजूद केयरलेस एटीट्यूड रहता है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। साइकेट्रिक डिसऑर्डर में सबसे पहले ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स क्या होता है? पहला है ऑटिज्म होता है, दूसरा है रेट सिंड्रोम्स होता है, तीसरा हेलर सिंड्रोम, और फोर्थ एस्पर्जर सिंड्रोम्स। तो ये अभी दो जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑटिज्म हम पढ़ते हैं, ऑटिज्म। हाँ, इसमें क्या होता है देखिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सोशल कम्युनिकेशन से अलग रहता है। देखिए ये गाय है, ऑटिज्म है, जो इधर सोशल कम्युनिटी है, गप्पे लड़ा रहे हैं, सोशल बच्चे गप्पे लड़ा रहे हैं, मतलब सोशल कम्युनिकेशन से ये अलग रहता है। दूसरा रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, जैसे ये वेविंग हैंड, ये कुछ उसका जैसे पुराने फिल्म में कुछ उसका नुक्त था, जैसे कि ये बच्चा अपना हाथ को दाएं बाएं घुमा रहा है, ठीक है, दाएं बाएं घुमा रहा है। तो दो ठो इंपॉर्टेंट फीचर्स है। पहला ये सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट सोशल कम्युनिकेशन, मतलब सामाजिक प्राणी नहीं है। दूसरा पहला है कि सामाजिक प्राणी नहीं है, और दूसरा है कि रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है। और तीसरा है लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, पहले था अभी हटा दिया गया है। दो इंपॉर्टेंट है, जो ये सामाजिक प्राणी नहीं है, और दूसरा है कि रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, हो गया। तो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स का दो इंपॉर्टेंट फीचर है। और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट और लैंग्वेज समझने में भी दिक्कत, ये पहले था अभी हटा दिया गया। और ये गाय क्या कहता है कि एलोन इज़ गुड, मतलब हम अकेले ही बढ़िया हैं। चलिए भाई, क्या कर सकते हैं। दूसरा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में, दूसरा है रेट सिंड्रोम्स। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, रेट सिंड्रोम छोड़कर, रेट सिंड्रोम जो कि फीमेल में होती है, फीमेल में होता है, और ऑल ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हैव मोर कॉमन इन मेल, ठीक है। आइए, रेट सिंड्रोम्स क्या होता है। रेट सिंड्रोम्स फीमेल में होता है, ज़्यादा होता है। अच्छा, 0 से 5 मंथ में ये नॉर्मल होता है, और परेशानी कब शुरू होता है? 6 मंथ के बाद शुरू होता है। अच्छा, हैंड रिंगिंग होता है, माइक्रोसिफेली होता है, मतलब हेड का साइज छोटा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि क्वेश्चन में आ चुका है, माइक्रोसिफेली इज नॉट प्रेजेंट एट द बर्थ इन रेट सिंड्रोम्स। अच्छा, इसको ड्रग क्या देते हैं? ट्रोफिनाटिड ये पेप्टाइड ड्रग्स है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? फाइन रात विथ फीमेल, ठीक है, फाइन रात विथ फीमेल, ट्रिक से याद कर लीजिए, क्या कह सकते हैं, फाइन रात विथ फीमेल। तो कैसे याद करेंगे? फाइन रात विथ फीमेल, फाइन से ट्रोफिनाटाइड जो कि पेप्टाइड एनालॉग है, ये जो कि इसका ड्रग है, फिनेटाइड। रात से याद रखिए रेट सिंड्रोम्स जो डिजीज़ का नाम है। और फीमेल, फाइन रात में फीमेल जो कि मोस्ट कॉमन इन फीमेल। अच्छा, कुछ और भी याद कर सकते हैं, तो ये याद सकते हैं माइक्रो, हाँ, ये हैंड रिंगिंग मूवमेंट होता है और माइक्रोसिफेली होता है, ठीक है। फाइन रात विथ फीमेल हैविंग माइक्रो रिंग, ठीक है, याद कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही याद करिए। हैंड रिंगिंग मूवमेंट होता है और माइक्रोसिफेली होगा था, लेकिन माइक्रोसिफेली बर्थ में नहीं होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है रेट सिंड्रोम में। चलिए दोस्तों, अब आगे इसका ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स का क्या कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है बिहेवियरल थेरेपी, सबसे इंपॉर्टेंट है बिहेवियरल थेरेपी, अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस, और दूसरा टारगेट सोशल कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। और अगर बिहेवियरल से नहीं फ़र्क पड़ता है तो हम उसको ड्रग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो इरिटेबल में क्या दे सकते हैं, यूजुअली इरिटेबल में रिस्पेरिडोन और अरिपिप्राजोल, इट इज़ ए एंटीसाइकोटिक, अरिपिप्राजोल। तो जो समझदार बच्चे हैं उसको बिहेवियरल थेरेपी करेंगे, और जो थोड़ा इरिटेटिव है उसमें ड्रग्स देंगे, ठीक है। रिस्पेरिडोन और अरिपिप्राजोल दोनों ही एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स, ADHD का देखिए, ADHD सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हाइपर एक्टिविटी और इन अटेंशंस। हाइपर एक्टिविटी इन अटेंशंस क्या है, जैसे कि यूजुअली आपका टीचर्स पेरेंट्स के सामने आती है, बोलती है कि आपका बच्चा भरे क्लास में घूमता रहता है, एक जगह स्थिर से बैठता नहीं है और लाइन में नहीं खड़ा रहता है, ठीक है।
देखिए इस क्या डायलॉग मार रहा है, सब बच्चे लाइन में खड़े हैं और ये क्या डायलॉग बोल रहा है, हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मतलब इसको, मतलब इट डोंट वेट फॉर इट्स ओन टर्न, ठीक है, उसको इंतजार नहीं करना है, बस आगे बढ़ जाना है। और देखिए सब बच्चे कितने कायदे से बैठे हुए हैं और ये उठ के डांस कर रहा है, बोल रहा है कि हमको डांस करना है, हाइपर एक्टिव इन अटेंशन। तो इसमें यूजुअली टीचर ही पेरेंट्स को कंप्लेन लेके आती है कि अपने जगह पर रह नहीं रहता है, ठीक है। तो क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट फीचर है देखनी है, पुअर अटेंशन है, हाइपर एक्टिविटी है और इम्पल्सिटिविटी है, इम्पल्सिटिविटी। और ट्रीटमेंट्स ADHD का दो ठो बहुत इंपॉर्टेंट है, CNS स्टिमुलेंट है और नन स्टिमुलेंट्स है, ठीक है। तो CNS स्टिमुलेंट्स और नन स्टिमुलेंट्स, CNS स्टिमुलेंट क्या क्या है और नन स्टिमुलेंट्स क्या क्या है। तो CNS स्टिमुलेंट मिथाइलफेनिडेट और एम्फेटामिन, ये दोनों तो आप जान सकते हैं। एम्फेटामिन डोपिंग, जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी होते हैं वो डोपिंग में ये टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। अगर दौड़ कर रहा है या स्विमिंग में है तो ये वाला डोपिंग में यूज़ होता है, ठीक है, एम्फेटामिन। तो मिथाइलफेनिडेट और एम्फेटामिन दोनों का खूबी है कि डोपामिन भी बढ़ाता है, नॉरएपिनेफ्रिन भी बढ़ाता है। जिस नॉरएपिनेफ्रिन से जानते ही हैं हार्ट कार्डियक आउटपुट इससे बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों बढ़ाएगा, मिथाइलफेनिडेट और एम्फेटामिन। और सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, थर्ड में है मोडाफिनिल। मोडाफिनिल इज आल्सो यूज्ड इन नेक्रोलेप्सी। मोडाफिनिल क्या होता है, अल्फा 1 एगोनिस्ट होता है। CNS स्टिमुलेंट में अल्फा 1 एगोनिस्ट है, नॉन स्टिमुलेंट में अल्फा 2 एगोनिस्ट है, ठीक है। देखिए नॉन स्टिमुलेंट्स में अल्फा 2 एगोनिस्ट है, तो अल्फा 1 एगोनिस्ट है। अच्छा, अल्फा 1 ब्लॉकर भी आप नाम सुने होंगे, ठीक है। अल्फा 1 ब्लॉकर क्या होता है, प्राजोसिन, ट्राजोसिन, डॉक्साजोसिन और टेम्सिलोसिन। ये सब किस में यूज़ होता है, BPH में होता है। BPH में क्या करता है, वेसल्स को डायलेट, जो यूरेटर का पाथवे है उसको डायलेट कर देता है, ठीक है। तो ये अल्फा 1 एगोनिस्ट है मोडाफिनिल, आल्सो यूज इन नेक्रोलेप्सी। और प्राजोसिन, टिराजोसिन क्या था, डॉक्साजोसिन, टेम्सिलोसिन, ये अल्फा 1 ब्लॉकर था, ठीक है। तो अल्फा 1 एगोनिस्ट ये CNS स्टिमुलेंट है जो कि यूज़ होता है ADHD में, और इधर है अल्फा 2 एगोनिस्ट। चलिए अब नॉन स्टिमुलेंट्स में देख लेते हैं, एटोमिजिटिन और रिबोजिटिन, ठीक है, सिलेक्टिव NRI है, ठीक है, सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है। और क्लोनिडिन और गुआनाफेसिन अल्फा 2 एगोनिस्ट है। अच्छा, क्लोनिडिन और गुआनाफेसिन तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है और सीडेशन भी होता है। अच्छा, क्लोनिडिन टिक्स में भी यूज होता है, इट इज़ एंटी हाइपरटेंसिव और इट इज़ यूज इन ADHD एज ए नॉन CNS स्टिमुलेंट्स। तो अगर रात को देना हो तो CNS स्टिमुलेंट तो देंगे नहीं, ठीक। और दूसरा बात है, CNS स्टिमुलेंट्स कैन बी डेंजरस इन कार्डियक रिस्क। तो जो हार्ट के पेशेंट्स है उसमें CNS स्टिमुलेंट्स ड्रग नहीं देंगे, ठीक है। तो याद हो गया, CNS स्टिमुलेंट्स में एम्फेटामिन याद रखिएगा, डोपामिन में देते हैं, डोपिंग में स्पोर्ट्स प्लेयर यूज़ करते हैं, और मोडाफिनिल, ठीक है। और नॉन स्टिमुलेंट्स में रिबोजिटिन जो क्वेश्चन, क्लोनिडिन, गुआनाफेसिन। क्लोनिडिन तो जानते ही हैं एंटी हाइपरटेंसिव का मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, अल्कोहल विड्रॉवल सिम्टम्स। तो अल्कोहल वैसे तो अल्कोहलिक पेशेंट्स यूजुअली छोड़ते नहीं हैं। मान लीजिए कि अल्कोहलिक पेशेंट्स दारू पीना छोड़ दिए हैं, तो समय बीतने के साथ क्या क्या सिम्टम्स आएगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो 6 से 8 सब आवर्स में है, 6 to 8 आवर्स, 8 to 12 आवर्स, 12 to 24 आवर्स, इधर पूरा मिला के 1 डे है, ठीक है। 1 डे में ये सिम्टम्स आएगा। और इसके बाद है 2 to 3 डेज। तो 1 डे को 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए, 6 to 8 आवर्स, 8 to 12 आवर्स और 12 to 24 आवर्स। तो क्या क्या होता है, ट्रेमर मोस्ट कॉमन होता है, और उसके बाद स्वेटिंग और माइड्रियसिस होता है, अल्कोहलिक हेल्यूसिनेशंस होता है, और सीजर्स 12 to 24 आवर में सीजर्स होता है, ठीक है। सीजर्स यूजुअली जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर होता है, और रम फिट्स होता है। रम फिट्स कैसे याद रखेंगे, रम मतलब दारू, रम मतलब अल्कोहल, फिट्स मतलब सीजर। जैसे गांव के पेशेंट्स भी बोलते हैं कि फिट आ गया है, फिट मतलब सीजर, मतलब रम यानी अल्कोहल की वजह से सीजर। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखिए, माइड्रियसिस, अल्कोहल विड्रोवल में माइड्रियसिस होता है, जबकि अल्कोहल के परसेंटेज ग्रेटर देन 300 मिलीग्राम परसेंटेज में मैकिवान साइन पाया जाता है। मैकिवान साइन, इसमें क्या होता है, मैकिवान साइन अल्कोहल पुपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, और पिंचिंग या स्लैपिंग में वो डायलेट करता है, ठीक है। तो पुपिल कंस्ट्रिक्ट यानी मायोसिस होता है इन ब्लड अल्कोहल कंसनट्रेशन ग्रेटर देन 300 मिलीग्राम परसेंटेज, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब 48 to 72 आवर्स में क्या होता है, डिलीरियम ट्रेमस होता है। डिलीरियम ट्रेमस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 to 3 आवर्स।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि अल्कोहलिक हेलुसिनेशंस, अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस जो कि अल्कोहल विड्रॉल में होता है, और डिलीरियम जो कि अल्कोहल विड्रॉल में होता है, दोनों को कैसे अलग डिफ्रेंशिएट्स करेंगे, ठीक है। दोनों में ही हेलुसिनेशन हो सकता है। तो इसमें डिलीरियम ट्रेमस में कंससनेस इम्पेयर हो जाता है, लेकिन अल्कोहलिक हेलुसिनेशन में कंससनेस रहता है। इसको कैसे, अब सिम्टम्स को कैसे हम देखते हैं, देखिए, तेरी हंसी दिल में, तेरी हंसी दिल में, हंसी दिल में, दिल में, तेरी, टी से ट्रेमर, हेलुसिनेशन, अल्कोहलिक हेलुसिनेशंस, ठीक है, अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस, और हंसी से एसआई से सीजर, और दिल से डिलीरियम ट्रेमंस, ठीक है। तो ट्रेमर, अल्कोहलिक हेलुसिनेसिस, सीजर और डिलीरियम ट्रेमंस, तेरी हंसी दिल में, ठीक है, हंसी में 2 ठो है। तो ये दोनों तो 1 डे के अंतर्गत आता है, 1 डे में आता है, ठीक है, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 24, और डिलीरियम ट्रेमंस 2 to 3 डेज में होता है, ठीक है। तो अल्कोहल विड्रॉवल्स का ये निमोनिक है। चलिए दोस्तों, अच्छा, डिलीरियम ट्रेमंस में इंपॉर्टेंट है, डिलीरियम ट्रेमंस प्रेसिपिटेटेड बाय एक्यूट इन्फेक्शंस और ट्रॉमा का हिस्ट्री, या निमोनिया में भी ये प्रेसिपिटेट कर जाता है, ठीक है। ये सब प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होता है जिसकी वजह से डिलीरियम ट्रेमर्स हो सकता है, एक्यूट इन्फेक्शन हुआ, निमोनिया हुआ, या ट्रॉमा हुआ। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, मोस्ट कॉमन सब्सटेंस एब्यूज़, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। जैसे कि मोस्ट कॉमन सब्सटेंस एब्यूज़ इन इंडिया, टोबैको और उसके बाद अल्कोहल, ठीक है। टोबैको यानी खैनी जो हम लोग खाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन सब्सटेंस एब्यूज़ इन वर्ल्ड इज़ अल्कोहल। लेकिन अभी जो है रिसेंटली चेंज हो गया, मोस्ट कॉमन सब्सटेंस एब्यूज़ इज़ कैफीन यानी चाय, टी, ठीक है, टी, कॉफ़ी। तो ये ICD-11 के डेफिनेशन में ये कैफीन हो गया। अच्छा, ये तो मोस्ट कॉमन सब्सटेंस एब्यूज जो कि लीगल चल रहा था, ठीक है। मोस्ट कॉमन इलिसिट और इलीगल ड्रग यूज्ड इज कैनाबिस यानी भांग, ठीक है। इलीगल सब्सटेंस, मोस्ट कॉमन सब्सटेंस एब्यूज में इलीगल में भांग आता है, ठीक है। अच्छा, ओपॉइड इंटॉक्सिकेशंस, कुछ जो सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर्स है उसको थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। ओपॉइड इंटॉक्सिकेशन का ट्राइड है कोमा, पिन पॉइंट पुपिल, ठीक है, दोनों पिन पॉइंट पुपिल, रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस, एक बात याद रखिएगा, ओपॉइड इंटॉक्सिकेशंस में सब सिस्टम्स फॉल कर जाएगा, सब सिस्टम्स शट डाउन कर जाएगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स फैल गया, बीपी फॉल डाउन हो जाएगा, जीआईटी सिस्टम्स फॉल डाउन होगा जिससे कि कंस्टिपेशन होता है, ठीक है। तो सब सिस्टम्स फॉल हो जाएगा और पुपिल का कंस्ट्रिक्शन होगा, ओपॉइड इंटॉक्सिकेशन। पिन पॉइंट पुपिल होता है, एक बात याद रखिएगा दोस्तों, पिन पॉइंट पुपिल पोंटाइन हेमरेज में भी पाया जाता है, पोंटाइन हेमरेज में भी पिन पॉइंट पुपिल पाया जाता है, पोंटाइन हेमरेज में। चलिए दोस्तों, ओपॉइड इंटॉक्सिकेशन का ट्रेमर याद हो गया, और सब सिस्टम्स फॉल डाउन होता है, सब सिस्टम्स घट जाता है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑपॉइड्स क्या देंगे, IV नैलोक्सोन जो कि ऑपॉइड का एंटागोनिस्ट है, और जाहिर है म्यू पर काम करेगा, और शॉर्ट एंटागोनिस्ट है। अच्छा, टोबैको जो केमिकल है निकोटीन है, ठीक है। निकोटीन का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है वो देखते हैं। टोबैको का कैसे करेंगे, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, गम, लॉजेंजेस, पैचेस, और अगर इससे ठीक नहीं हुआ तो हम ड्रग्स भी दे सकते हैं। ड्रग्स कौन सा है, वर्नासिलिन और बुप्रोपियोन, ठीक है, वर्नासिलिन और बुप्रोपियोन। वर्नासिलिन मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट फीचर से ये कई बार पूछा है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देख लीजिए, अल्फा 4 बीटा 2 पार्शियल एगोनिस्ट, और दूसरा है बुप्रोपियोन NDRI, ठीक है, बुप्रोपियोन। बुप्रोपियोन एक ऐसा ड्रग्स है, या तो डिप्रेशंस में, या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स में, ठीक है, या स्मोकर्स और सिगरेट्स के विड्रॉवल में, ये सभी में यूज़ होता है बुप्रोपियोन। तो याद रखिएगा, बुप्रोपियोन यूज्ड इन डिप्रेशंस, ADHD एंड स्मोकर्स, ठीक है, ADHD जो हम पढ़ जाए। अच्छा, ओपॉइड्स तो हम देख ही लिए, ओपॉइड का इंटॉक्सिकेशंस में, ओपॉइड्स के इंटॉक्सिकेशंस में नैलोक्सोन देते हैं, लेकिन ओपॉइड्स के विड्रॉवल में क्या देंगे, ओपॉइड्स का मेंटेनेंस में क्या देंगे। और दोस्तों विड्रॉवल में देंगे मिथाडोन और बुप्रीनॉर्फिन। यहाँ बुप्रोपियोन है एंटी डिप्रेसेंट्स, यहाँ बुप्रीनॉर्फिन है। बुप्रीनॉर्फिन क्या है, पार्शियल म्यू एगोनिस्ट है, ठीक है। ये मिथाडोन और बुप्रीनॉर्फिन दोनों म्यू एगोनिस्ट है, और जो हम नैलोक्सोन देते थे क्या था, वो एंटागोनिस्ट था, म्यू पर एंटागोनिस्ट था, ये वाला एगोनिस्ट है। ओपॉइड मेंटेनेंस में वही मेथाडोन, बुप्रीनॉर्फिन और नैल्ट्रोक्सोन देते हैं। नैल्ट्रोक्सोन लॉन्ग एक्टिंग रहता है, नैलोक्सोन शॉर्ट एक्टिंग होता है। ये म्यू एंटागोनिस्ट है, ये दोनों एगोनिस्ट है, और ये
म्यू एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट। ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ दोस्तों, नैलोक्सोन नैल्ट्रोक्सोन म्यू एंटागोनिस्ट है, नैलोक्सोन नैल्ट्रोक्सोन म्यू एंटागोनिस्ट है, और मेथाडोन और पिपरीफॉर्न दोनों म्यू एगोनिस्ट है। ठीक है। इसमें मेथाडोन बिप्रीनॉर्फिन पार्शियल एगोनिस्ट है। चलिए दोस्तों, अब ईटिंग डिसऑर्डर्स देखते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर में तो आप जानते ही हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है इसमें देखते हैं। ठीक है। यूजुअली ये फीमेल पाया जाता है, जाहिर है इसमें तो, क्योंकि उसको स्लिम होना है, पतला होना है। ठीक है। तो ये सब देखता है। तो ये क्या होता है देखिए, बिंज ईटिंग एंड पर्जिंग। सबसे पहले तो ठूस ठूस के खाना है। बिंज ईटिंग मतलब बिंज वॉचिंग, बिंज ईटिंग तो ठूस ठूस के खाना है, उसके बाद उल्टी करना है, पर्जिंग करना है। तो पर्जिंग करने से देखिए, पर्जिंग करने के लिए, उल्टी करवाने के लिए अपने हाथ को मुंह में डालती है, और इसकी वजह से रसल साइन हो जाता है, ए लेयर ऑफ पिगमेंटेशन ऑन द डोर्सल ऑफ हैंड ड्यू टू रिपीटेड पर्जिंग। ठीक है। तो आप सिम्टम्स को देखिए और इसका प्रोसेस को देखिए, तो आपको पूरा इसका फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद हो जाएगा। तो सबसे पहले वो मुंह को हाथ में डालती है, उल्टी करवाती है, तो पर्जिंग होगा, डोर्सल पिगमेंटेशन होगा, रसल साइन कहते हैं। अच्छा, जितना भी एसिडिक कंटेंट्स है स्टोमक वाला, वो मुंह से होते हुए बाहर आता है। तो मुंह से होते हुए बाहर आता है तो डेंटल कैरीज होगा, क्योंकि एसिडिक की वजह से डेंटल जो टीथ है उसको थोड़ा सा डैमेज होगा एसिड ऑफ द स्टोमक की वजह से। दूसरा पेरोटाइटिस होगा, या पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है। और तीसरा है मेलोरी विस्टियर। ठीक है। क्योंकि रिपीटेड रेचिंग, रिपीटेड वोमिटिंग की वजह से गैस्ट्रोइसोफेगियल जंक्शन या इसोफेगस का रीजन्स में भी टीयरिंग होगा। ठीक है। तो ये मेलोरी विस्टियर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलोरी विस्टियर। एक तो बोरहेप सिंड्रोम होता है, वो भी देख लेते हैं, सर्जरी में पढ़ेंगे। इसोफेगस में आता है मेलोरी विस्टियर क्या होता है, और बोरहेप सिंड्रोम्स क्या होता है, वो देखते हैं। अच्छा, बहुत सा एसिड निकलता है तो जाहिर है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। ठीक है। क्लोराइड तो निकलेगा ही, सोडियम पोटेशियम और भी कम हो जाता है तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा ही। ठीक है। तो इसको अच्छा, बुलिमिया नर्वोसा का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, वेट नॉर्मल होता है, बीएमआई नॉर्मल होता है। ठीक है। अच्छा, बुल का बाद रस्टी है। अच्छा, ये देख लीजिए आप, ट्रिक्स अगर याद करना हो तो कर लीजिए। ठीक है। बुल से बुलिमिया नर्वोसा हुआ, पाद से पी से डी से डेंटल कैरीज होगा, रस्टी से रसल साइन होगा, और पी से पेरोटाइटिस होगा। ठीक है। पेरोटाइटिस डेंटल साइन। ठीक है। और वैसे भी आप थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे तो याद हो जाएगा। अच्छा, वोमिटिंग हैंड का पर्जिंग से भी हो सकता है और लेग्जेटिव से भी हो सकता है। अच्छा, तो हम बोल रहे थे कि मेलोरी विस्टियर और बोरहेप सिंड्रोम्स दोनों इसोफेगियल का परफोरेशन है। इसको कैसे याद रखेंगे? बस एक तो सिंपल निमोनिक्स है, टीबी याद रखिए। टी से टोटल क्या है हम समझाते हैं, टी से ट्रांसवर्स और बी से बोरहेप सिंड्रोम। ट्रांसवर्स टीयर मतलब ट्रांसवर्स ऐसे टीयर। ठीक है। मेलोरी विस्टियर कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल टीयर होता है, लॉन्गिट्यूडनल टीयर। ठीक है। तो बोरहेप सिंड्रोम ट्रांसवर्स टीयर होता है, टोटल लेयर होता है। इसमें ओनली म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा इन्वॉल्व होता है, म्यूकोसा प्लस सब म्यूकोसा इन्वॉल्व होता है। इसमें ऑल लेयर ऑफ इसोफेगस इन्वॉल्व होता है बोरहेप सिंड्रोम में। और बी से बोरहेप सिंड्रोम, तो इसमें क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल टीयर होता है, पार्शियल थिकनेस इन्वॉल्व होता है, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। इसमें टोटल लेयर इन्वॉल्व होता है, ट्रांसवर्स होता है, और इसमें बोरहेप सिंड्रोम होता है। ठीक है। तो ये दोनों फीचर्स इंपॉर्टेंट है सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, बीएमआई कम होता है, लेस देन 18.5 और लेस देन 15% ऑफ आइडियल वेट, बॉडी वेट घट जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि बुलिमिया नर्वोसा से अलग करता है। ठीक है। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा है जो कि फूड ही नहीं खाती है। हालांकि ये ऐसा एनोरेक्सिया नर्वोसा दो टाइप्स का होता है, इसमें बिंज ईटिंग और पर्जिंग भी हो सकता है, और रेस्ट्रिक्टिव टाइप भी हो सकता है। तो आप समझते होंगे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा बिंज ईटिंग और पर्जिंग है, तो इसको बुलिमिया नर्वोसा में क्यों नहीं इन्वॉल्व कर दिया? तो इसलिए नहीं इन्वॉल्व किया क्योंकि इसमें जो बिंज ईटिंग और पर्जिंग होता है उसमें वेट लॉस होता है। ठीक है। इसमें वेट लॉस होता है और लो बीएमआई होता है। ठीक है। अगर बिंज ईटिंग पर्जिंग का फीचर्स है और वेट लॉस है तो वो एनोरेक्सिया नर्वोसा हुआ। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा टू टाइप्स का होता है, रेस्ट्रिक्टिव जो कि अबव है कि वो खाना ही नहीं खाती है, और दूसरा जो खाना खाती है, पर्जिंग करती है, उल्टी करती है, वोमिटिंग करती है, उसके बाद उसका वेट भी लॉस हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स आप फंस सकते हैं वो कहाँ है? बिंज ईटिंग एंड पर्जिंग प्लस नॉर्मल वेट, तो बुलिमिया नर्वोसा। बिंज ईटिंग एंड पर्जिंग प्लस वेट घट गया है, लो बीएमआई हो गया है, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है। तो बिंज ईटिंग पर्जिंग दोनों में हो सकता है, बुलिमिया नर्वोसा में भी हो सकता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में हो सकता है। इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा है, रीफीडिंग सिंड्रोम क्या होता है वो देखते हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा तो सीवियर स्टार्वेशन है क्योंकि उसका बीएमआई घट गया है, वेट घट गया है। तो अगर तुरंत उसको हाई कैलोरी फूड से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो सकता है, रीफीडिंग सिंड्रोम से हो सकता है, जिसमें सभी इलेक्ट्रोलाइट्स घट जाएंगे और कार्डियक एरिथमिया हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्लीप एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है, नींद से रिलेटेड समझें। अच्छा, सबसे पहले इसमें याद रखिएगा ट्रिक्स A3C। A3C से क्या होगा, एवेक, अलर्ट, अल्फा वेव, तीसरा ए से अल्फा वेव और सी से आई क्लोज्ड। ठीक है, तो क्या हम ये देखे हैं, अगर एवेक, अलर्ट और आई क्लोज रहेगा तो अल्फा वेव निकलेगा, क्या निकलेगा, ईईजी और ब्रेन में अल्फा वेव मिलेगा। एवेक, अलर्ट, बीटा वेव मिलेगा तो आई ओपन रहेगा। तो A3C, ठीक है, ए से एवेक, ए से अलर्ट, ए से अल्फा वेव, सी से क्लोज। ठीक है, तो क्लोज रहेगा तो अल्फा वेव निकलेगा और आई ओपन रहेगा तो बीटा वेव रहेगा। एवेक, अलर्ट दोनों स्थिति में है। ठीक है, ये वाला याद हो गया। और दूसरा निमोनिक्स देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, REM स्लीप, इसका नाम में ही है रैपिड आई मूवमेंट, मतलब ऐसा स्लीप जिसमें आंख जो है तेजी से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, और दूसरा इसमें बीटा वेव भी दिख रहा है, बीटा वेव इन ब्रेन निकल रहा है। तो बीटा वेव ब्रेन में कब निकलता है, जब एवेक और अलर्ट और इवन आई ओपन रहता है। तो ये वाला स्लीप ही हुआ, ये तो उल्ट स्लीप हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए इसको कहते हैं पैराडॉक्सिकल स्लीप। ठीक है, क्योंकि इसमें आई का रैपिड मूवमेंट हो रहा है, बीटा वेव भी निकल रहा है। बीटा वेव तो निकलता है जब एवर्क और अलर्ट और आई ओपन रहता है तब निकलता है। तो ये वाला इट इज़ नोन एज पैराडॉक्सिकल स्लीप, मतलब उल्टा स्लीप तो है लेकिन लगता है जागा हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है, मसल स्टोन एटोनिया होता है, मसल्स पैरालिसिस होता है, बिल्कुल मसल्स पैरालिसिस होता है। ठीक है, क्योंकि अगर चोट वोट भी लग सकता है, इसलिए भगवान इस स्लीप में मसल्स का पैरालिसिस कर देता है। केवल कुछ सिस्टम छोड़ के कौन कौन सा एक्टिव होता है वो देखते हैं। हाँ, अच्छा, जो भी ब्रेन का ईजी निकलता है, जो बीटा है, अल्फा है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट निमोनिक्स है, आप याद कर लीजिएगा। ब्रेन का ईजी निकलता है तो बीटा वेव निकल सकता है, अल्फा वेव निकल सकता है, थीटा वेव निकल सकता है, डेल्टा वेव निकलता है। तो सबका फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं कैसा कैसा होता है। तो याद रखिएगा, बैट्स मतलब चमगादड़ का डांस। ठीक है, तो बी से ये वाला डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है और इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है। ये वाला इंपॉर्टेंट निमोनिक्स है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट निमोनिक्स, बैट्स डांस। बीटा, बी से बीटा, ए से अल्फा, टी से थीटा। तो बीटा, अल्फा, थीटा, डी से डांस, डी से डेल्टा। तो ये डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। तो बीटा वेव का जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा होगा और डी से डेल्टा का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। तो बीटा का सबसे ज़्यादा है, ग्रेटर देन 14 हर्ज है, अल्फा का 7 to 14 हर्ज है, थीटा का 4 to 7 हर्ज है और डेल्टा का लेस देन 4 हर्ज है। तो ये वाला निमोनिक्स याद रखिएगा, बैट्स डांस। चलिए दोस्तों, ये रैम स्लीप में है। देखिए, रैम स्लीप में सोया है गाय, तो क्या बोल रहा है, ओह सो ब्यूटीफुल बट आई कांट कैच हर। क्यों, काहे नहीं कैच कर सकता है, क्योंकि इसका मसल्स एटोनिया है, मसल्स पैरालिसिस हो चुका है, मसल्स एटोनिया है। ठीक है, नो टोन, लेकिन पेनाइल इरेक्शन रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, पेनाइल इरेक्शन रहता है। और दूसरा, इसका बीपी सब बढ़ा रहता है। देखिए ये हार्ट क्या बोल रहा है, क्योंकि इसका बीपी बढ़ा हुआ है, इवन इन स्लीप ही इज टर्की माई प्रेशर, तो बीपी बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गया, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया। ऑल मसल्स ऑफ एटोनिया एक्सेप्ट डायफ्राम एंड एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। उसके अलावा हार्ट रेट, बीपी और रेस्पिरेटरी रेट ऑल ईयर इंक्रीज इन रैम स्लीप। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। स्टेजेस, परसेंटेज ऑफ स्लीप और ईजी वेव और थीटा। ठीक है, तो कैसे कौन कौन से स्लीप में क्या क्या वेव होते हैं वो सब देखना है। ठीक है, तो रैम स्लीप कितना परसेंटेज का होता है, रैम स्लीप टोटल 25% का होता है, बाकी नॉन रैम 75% का होता है, 75% का होता है, बाकी नॉन रैम। ठीक है, तो सबसे पहले रैम स्लीप। अच्छा, एवेक में तो देख ही लेंगे, बीटा फ्रंटल रीजन से निकलता है, अल्फा ऑक्सीपिटल रीजन से रिएक्शन है, इसको क्या है, माय बॉयफ्रेंड BF याद रखिएगा। बी से बीटा वेव कहाँ से निकलता है, फ्रंटल से निकलता है, अल्फा ऑक्सीपिटल से। तो रैम स्लीप 25%, टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्लीप का 25% रहता है। इससे बीटा वेव निकलता है जो कि शॉर्ट टूथिंग लाइक कैरेक्टर्स होता है, शॉर्ट टूथ जैसा ऐसे शॉर्ट टूथ रहता है बीटा वेव। ठीक है, और नॉन रैम स्लीप को N1, N2, N3 में बांटा गया है और सबसे मैक्सिमम उसका 45% रहता था। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें N1 में थीटा वेव रहेगा, उसके बाद
N2 में स्लिप स्पिंडल्स और के कम्प्लेक्स। देखिए इसमें 2 टर्म है, इसलिए सबसे ज़्यादा होगा, 45% होगा। स्लिप स्पिंडल भी है और के कम्प्लेक्स भी है, तो इसलिए 45% है। और N3 जो कि सबसे डीप स्लिप होता है वो डेल्टा स्लिप कहते हैं। और स्लो वेव साइकिल भी होता है। क्यों स्लो वेव होता है? क्योंकि डेल्टा का हम क्या देखे थे, डेल्टा का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, इसलिए इसको कहते हैं स्लो वेव साइकिल। ठीक है, स्लो वेव साइकिल। तो इसको याद रखें। 10 नॉन रेम स्लीप का ट्रिक्स हम याद कर सकते हैं अगर याद करना हो तो। 10 स्पिंडल डांस, ठीक है, 10 से थीटा, स्पिन से स्पिंडल याद रखिएगा, स्लीप स्पिंडल्स और डांस से डेल्टा। ठीक है, तो नॉन रेम स्लीप का अगर याद करना हो तो को। और इसमें N2 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज कंप्रोवाइज करता है। स्लोवेस्ट वेव साइकिल किस में होता है? N3 में होता है, क्योंकि डेल्टा वेव होता है, डेल्टा वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, रैम स्लीप और नॉन रैम स्लीप। रैम स्लीप 25%, ये 75%। और ये नाइट मेयर्स होता है, इसमें नाइट टेरर्स होता है। और सब टर्म नाइट स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, स्लीप वॉकिंग इन्होंने सोमनाबुलिज्म, ब्रूजिज्म जिसमें टीथ ग्राइंडिंग, ऑल ईयर फाउंड इन नॉन रेम स्लीप। 75% होता है, या तो सबसे ज़्यादा जाहिर है इसमें इसी में होगा, 75 नॉन रेम स्लीप में ही होगा। नेक्स्ट दोस्तों आज पढ़ते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, हाँ, फेजेस ऑफ थोड़ा सा देख लेते हैं। फेजेस ऑफ नॉर्मल सेक्सुअल रेस्पॉन्स साइकिल क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल सेक्सुअल रेस्पॉन्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या क्या फेज से गुजरता है वो देखते हैं। तो डिज़ायर होता है, फिर एक्साइटमेंट होता है। एक्साइटमेंट तो इरेक्शन ऑफ पेनिस होगा, तो इसे समझ सकते हैं। तीसरा है प्लेच्यू, और फिर ऑर्गेज्म और उसके बाद रिसोल्यूशन। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? डिजायर, एक्साइटमेंट, प्लेच्यू, ऑर्गेज्म और रिसोल्यूशन, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं रोप्ड करके, ROPED, रोप्ड। ठीक है, रोप मतलब रस्सी, रोप्ड कर देते हैं। आर से ये उल्टा किया गया, आर से रिसोल्यूशन, ओ से ऑर्गेज्म, पी से प्लेट्यू, ई से एक्साइटमेंट और डी से डिजायर। ठीक है, तो रोप्ड। अच्छा, एक्साइटमेंट में इरेक्शन ऑफ पेनिस का डिसऑर्डर्स होगा, ऑर्गेज्म में इजैकुलेशन का डिसऑर्डर्स होगा, इसने प्री मैच्योर इजैकुलेशंस। चलिए दोस्तों, इसको आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।